गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने चर्चा की भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हमने 3 विशेषताएं पढ़ ली थी। पहली पढ़ी हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होगी और भारत के ऊपर किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं होगा और न उसके ऊपर सत्ता के ऊपर दबाव थोपा जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। ठीक है, तो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक प्रकार का मुख होता है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता हमने पढ़ ली थी विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो उसमें हमने चर्चा की थी भाई दुनिया के कौन कौन से देश हैं जिनमें कितने कितने अनुच्छेद हैं। तो उसे बात स्पष्ट हो गई थी कि जैसे हमने अमेरिका का संविधान पढ़ा, संविधान के बारे में चर्चा की, तो उसमें 7 अनुच्छेद थे। कनाडा के 147 थे, ऑस्ट्रेलिया के 128 थे, दक्षिण अफ्रीका के 153 अनुच्छेद थे। फिर बड़ा संविधान का ये चीज़ निकल के सामने आई कि इतने बड़े बड़े देश होने के बाद भी भारत के संविधान में औरों की तुलना में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, और अभी तक इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगली अपन विशेषता पढ़ेंगे आज इसकी लिखित एवं निर्मित संविधान। तो इसका मतलब है कि भारत का संविधान है वो लिखित भी है और निर्मित भी है। निर्मित का मतलब बनाना। भारत का संविधान बनाया हुआ संविधान है और इस संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय लोगों ने ही या भारत के जनप्रतिनिधियों ने ही इसको बनाया है, और इसको लिखने का जो कार्य है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। और आपको पता ही है कि लिखा हुआ संविधान है, इसलिए हमारे सामने ये बात आई कि भाई इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध का मतलब होता है लिखा हुआ, तो लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था की गई। क्योंकि देखो, ये जो संविधान बनाया गया ये उस समय के नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया, ताकि आगे अगर किसी कानून में संशोधन करना पड़े तो उसमें संशोधन किया जा सके। अब तक इसमें 100 संशोधन हो चुके हैं और 101वां संशोधन हमने पढ़ाई था। किससे संबंधित था? जो सितंबर 2016 में हुआ था, जीएसटी से संबंधित। 5वीं इसकी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि इसमें भारत में एक संसद होगी, ठीक है, जिसके 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरी बात इसमें है कि इस संविधान में, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार के भी 3 अंग बताए। 3 अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था होने के बाद भी भारत के अंदर राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहा? संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। यानी अब देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। जनता में निहित होती है, तो भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता स्वयं शासन की प्रक्रिया में भाग लेती है, वो कैसे भी ले, चाहे प्रत्यक्ष ले चाहे अप्रत्यक्ष ले। तो भारत में जनता वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? शासन करती है। इसीलिए जनता का उत्तरदायित्व होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो,
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो इसलिए कार्यपालिका किसके ऊपर निर्भर होगी? व्यवस्थापिका की, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, स्वतंत्र बॉडी नहीं है, दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। इसीलिए कहा है इसमें कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी अगर मतलब संसद भंग हो गई तो कार्यपालिका स्वतः क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने देश में शासन नहीं करता, शासन करता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। वैसे तो चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्रपति भी होता है जनता द्वारा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर अपने यहाँ क्या है? दो प्रकार की कार्यपालिका अपना लेगी, एक वास्तविक और एक नाममात्र की। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका में तो होता है कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, और नाममात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद अपने गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संविधान प्रधान की है, तो वो संवैधानिक प्रमुख है, न कि सरकार का प्रमुख। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो आगे ना बात कि हकीकत में जो शक्तियों, वैसे देश का सर्वा या प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का प्रमुख भी होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्तियाँ होती है ना, वो उनका इस्तेमाल है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है या मंत्रिपरिषद करती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि संसद में अगर मंत्रिमंडल का बहुमत नहीं होगा तो मंत्रिमंडल को संसद में त्याग पत्र देना पड़ेगा, और मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र देने के बाद मंत्रिमंडल की स्वतः ही संसदीय जो सदस्यता है वो समाप्ति हो जाती है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, क्योंकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किसकी नियुक्ति? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद या संपूर्ण मंत्रिमंडल, या मंत्रिमंडल ही नहीं, या मंत्रिपरिषद आएगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, कि जो प्रक्रिया अपने सेंटर में है, केंद्र में है, वही प्रक्रिया राज्य में अपनाई गई है। क्योंकि अपने यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसको अपन संघात्मक बोलते हैं, कि राज्यों का शासन और केंद्र का शासन। जहाँ राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे देश में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर बात आती है, जैसे देश में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्यों में सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। छठी जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एक क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में व किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो भाग हो गया 3 और अनुच्छेद हो गए 12 से 35। अब जब शुरुआत में अपन बात करें अधिकारों की, जब अपना संविधान लागू हुआ तो हमारे भारत देश के नागरिकों को भारतीय संविधान ने 6 प्रकार के अधिकार दिए थे। ठीक है, 6 प्रकार के, सॉरी 6 नहीं 7 प्रकार के, 7 प्रकार के अधिकार दिए थे। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसको हटा दिया गया और उसको मतलब मूल अधिकारों से निकाल करके और उसको अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया और उसे बना दिया गया एक कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन के तहत 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके और 300 अनुच्छेद में डाल दिया। तो अब पीछे 6 प्रकार के अधिकार हमारे पास रहे। तो संविधान निर्माताओं ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, भारतीय नागरिकों को दिए थे,
जिनमें पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, कि भारत में सभी लोग बराबर हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 अधिकार वर्तमान में हमारे पास हैं। सातवां जो अधिकार है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये अधिकार है, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अतः अब मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। इन अधिकारों का हनन होने पे, तो मैंने बताया था कि अपनी सरकार के 3 अंग बताए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका अपने आप में स्वतंत्र निकाय है, और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना। अगर कहीं भी संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो या सरकार द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा हो, तो न्यायपालिका उसके अतिक्रमण को अवैध घोषित कर सकती है। या फिर भारत के नागरिकों को जो अधिकार दे रखे हैं संविधान ने, अगर उन अधिकारों का कहीं हनन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक हैं वो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। फिर क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ दिसंबर 2002 में, जो कि जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसमें क्या हुआ देखो कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में संसद में पेश किया गया, और 2009 में संसद ने इसे पास किया, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो इसके अंदर एक अधिकार और जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का जोड़ करके इसमें एक व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई कि भाई भारत के अंदर जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है वो अनिवार्य रहेगी और निःशुल्क रहेगी, जिसका दायित्व किसका होगा? सरकार का होगा। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 को संसद में पेश किया गया, और संसद ने जुलाई 2009 में से पारित किया। तो इसको अपन 86वां संविधान संशोधन 2002 बोलते हैं। 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002, जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, के द्वारा शिक्षा प्रारंभिक का मतलब है 1 से 5। देखो शुरुआत में तो इसमें शामिल किया गया था प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5, लेकिन अब इसमें कर दिया है 1 से 8। ठीक है, तो प्रारंभिक के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। याद रखें कि यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है, यानी अलग से नहीं जोड़ा गया। अनुच्छेद जो 21 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 के अंदर ही अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया, तो अलग से नहीं है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। अब जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस में आता है, तो अपन कहेंगे किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर इसके बारे में क्या कहा है? MC छांगला के अनुसार क्या कहा है? एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, छांगला ने क्या कहा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था करके या न्यायालय की व्यवस्था करके, मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी है
और न्यायालय क्या करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये अधिकारों की रक्षा का जिम्मा किसको सौंप दिया, न्यायपालिका को। तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि जिस पर कोई भी सभ्य देश है वो गर्व कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन। देखो अभी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, ठीक है। तो उसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे 10, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में किसी प्रकार के कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए हैं, और बाद में जोड़े गए कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। फिर 2010 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। जब 42वें संविधान संशोधन में 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां मूल कर्तव्य 2010 में जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन जो हमने पीछे पढ़ा है, जो मूल अधिकार 21 में जोड़ा गया था, वो अब मूल कर्तव्य भी हो गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो स्पष्ट हो गई ना बात कि ये मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है, ठीक है। जैसे मूल अधिकार हैं वो तो जबरदस्ती थोपे जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते। मूल अधिकारों के मामलों में अपन न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के मामले में अपन न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो देखो इसमें दे रखा है जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, संवैधानिक दायित्व है। दायित्व है, अनिवार्य नहीं है। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य हैं। अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में तो 10 ही जोड़े गए थे। 2010 में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और 11वां जोड़ा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो वैसे पूछ ले कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 0, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं। फिर पूछ ले 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो अपन बोलेंगे 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो अपन बोलेंगे 2010 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्या है मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। 7वां है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य किसमें थे भाई, हमने पढ़ा मूल अधिकार 12 से 35 थे, ठीक है। तो मूल कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य का जो संविधान में उल्लेख है वो है 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक मूल कर्तव्य हो गए। फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, वो है 51 कैबिनेट। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मामले में न्यायालय में तो अपन जा ही नहीं सकते, ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है। फिर अगला है समाजवादी राज्य, अगली विशेषता। समाजवादी राज्य का मतलब ये है कि भाई भारत के अंदर जो जितने भी सार्वजनिक संसाधन हैं
उनमें सभी लोगों का बराबर का हक होगा और किसी भी प्रकार का अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया। तो आपको पता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं इसकी विशेषता है वयस्क मताधिकार। जब वयस्क का मतलब होता है कि जब किसी भारतीय नागरिक की उम्र 21 वर्ष हो जाती है तो उसे स्वतः ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में ये संख्या 61वें संविधान संशोधन में घटा के कितनी कर देगी? 18 वर्ष। तो वर्तमान में भारत में वयस्क की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। ये पूछ ले कि भारत में मूल संविधान में वयस्क की उम्र कितनी थी? तो 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्राप्त किया गया है। यानी 18 साल की उम्र प्राप्त होने के बाद भारतीय नागरिक को स्वतः ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, किंतु संविधान में 61वें संशोधन द्वारा आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक बात थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया। जो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य वो भाग 4 के अनुच्छेद 51 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं अनुच्छेद 36 से 51। इसमें थोड़ा सुधार है। तो ये बात क्लियर होगी। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भारतीय नागरिक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है उसे स्वतः ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में मत देने का अधिकार या वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? इसमें आएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ये शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और न ही भारतीय जनता के आंतरिक मामलों में या धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, और न ही भारत किसी व्यक्ति के ऊपर धर्म थोपेगा। यानी धर्म के मामले में व्यक्ति को स्वतंत्र रखा गया है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य का अपने देश का कोई अपना धर्म नहीं है। किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है। यानी दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, पृथक नहीं है। देखो, धार्मिक रूप से भारतीय संविधान ने भारत को धार्मिक रूप से स्वतंत्र किया है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में मिले जुले हैं, पृथक नहीं है। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करे। इससे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। अगली विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। संविधान निर्माताओं की बुद्धिता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान का जो निर्माण किया है वो भविष्य को देख के किया है, इसलिए ये विलक्षण दस्तावेज है। ठीक है। कि उन्होंने संविधान की जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है
यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो भारतीय संविधान का मॉडल है। यानी भारतीय संविधान को प्रतिमान मान के उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया है। 12वीं इसकी विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। कैसे है कि वैसे तो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है भारतीय संविधान में, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे देश में बाह्य आक्रमण या आर्टिकल 352, 356 और 360 का जब प्रयोग होता है तो ये संघात्मक से एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और संघात्मक का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारतीय राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, ठीक है। राज्यों का संघ होगा तो इसका मतलब है कि राज्य हो भारत से अलग नहीं हो सकेंगे। अगर कोई राज्य भारत में सम्मिलित हो गया तो फिर उसको भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है इसको यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा। अब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है कि जहाँ दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, राज्यों का शासन और संघ का शासन, केंद्र का शासन। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक ही संघ होगा। ये एक एक है ना, इसके एक एक जगह एक का हटा करके इसमें आएगा संघ, राज्यों का एक संघ होगा, जिससे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्तता मिले, यानी राज्य भी स्वतंत्र हों, राज्य भी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए क्या हों, स्वतंत्र हों। इसलिए इसमें संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। अब देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों को बांट दिया जाता है, ठीक है। केंद्र की कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी जाती है, कुछ राज्यों को दी जाती है, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों के पास होती है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया और शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में 97 विषय डाल दिए, यानी 97 विषय, जिनमें संघ कानून बनाएगा यानी केंद्र कानून बनाएगा। उसके बाद राज्य सूची में कितने विषय डाले, 61 विषय, जिसपे राज्य कानून बनाएंगे, 61 नहीं 66, वर्तमान में 61 है लेकिन 66। और तीसरी सूची जो समवर्ती सूची, उसमें 47 विषय डाल दिए, जिसमें केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। इसलिए इसमें संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया। संविधान के अनेक प्रावधान केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि राज्य केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्ति है, तो इसलिए अपने यहाँ केंद्र क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसके पास 97 विषय हैं, राज्यों के पास 66 विषय हैं, तो शक्तिशाली कौन हो गया, केंद्र ही हो गया। जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान, समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जो शेष शक्तियाँ रहेगी वो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब तो जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया, तो ये लाइन हट गई है, क्योंकि संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में भी पुनर्गठन करने का अधिकार मिल गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान केंद्र व राज्य दोनों पर क्या होगा, लागू होगा। तो ये हो गई एकात्मक और संघात्मक की शासन व्यवस्था। 13वीं इसकी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो मैंने कहा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऊपर हमने पढ़ा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ क्या कर रखा है कि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है।
ठीक है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की क्या है, रक्षक है। भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी क्या है, रक्षक है। संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्था की गई। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तक व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। यानी संसद को ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि उस बनाए हुए कानून को वो अवैध घोषित कर दे। यानी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत वो क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है क्योंकि ये भारतीय संविधान की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रथा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है जिसको रिट बोलते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 14वीं इसकी विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। जरूरत पड़ने पे इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसलिए लचीला हो गया। संशोधन करना आसान नहीं है, कई मामले ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों का बहुमत है प्लस आधे राज्यों का बहुमत, तो ऐसा करना असंभव हो जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, कठोर हो गया। लचीला इसलिए हो गया कि कई मामलों में संसद इसमें आसानी से संशोधन कर सकती है, इसलिए वो क्या हो गया, लचीला हो गया। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। भाई समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें लचीलेपन का मिश्रण किया गया। संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में दी गई। इंपॉर्टेंट लाइन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद है वो 368, और इसमें 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों में के संबंध में कठोर तो कुछ में लचीली रखी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान व लचीलेपन का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन, कठोरता का जो समावेश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है और लचीलेपन का जो समावेश है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 368 में, जिनमें से पहली विधि का वर्णन अनुच्छेद 368 में नहीं है। तो पहली विधि वो 368 में नहीं है। नंबर 1, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो लचीला हो गया क्योंकि इसमें राज्यों का कोई मतलब नहीं। जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, संसद सदस्यों के वेतन, वर्दी आदि, ये तो है केंद्र के पास, यानी संसद, इसमें राज्यों की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें संसद अकेला संशोधन कर लेती। तो ये हो गया पहला। दूसरा है कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा, कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है, यानी विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की इन 3 विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले व कठोरता का मिश्रण किया गया है। डॉक्टर हैवियर के शब्दों में, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हैवियर के शब्दों में भारतीय संविधान अधिक कठोरता अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।
फिर है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का संबंध। तो संसद है वो संसद के पास सारी शक्तियाँ होती, लेकिन ये भी नहीं है कि वो कोई भी कानून बना दे, क्योंकि उसके लिए न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है कि वो संसद के बनाए हुए कानून को क्या कर दे, अवैध घोषित कर दे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन की संसद वो पूर्ण रूप से पूरी संप्रभुता उसके पास है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी संसद कानून बना तो सकती है, लेकिन संविधान का उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकती। अगर बना भी देती है तो न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, उसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून है उसको अवैध घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के मध्य से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो, यानी संविधान के खिलाफ हो। अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। तो मैंने कहा था कि अनुच्छेद 51 के अनुसार मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है ना। तो उसमें विश्व शांति की बात की गई है कि भारत तो शुरुआत से ही विश्व शांति का प्रतीक रहा है। प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार, क्योंकि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और न ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। अगली इसकी विशेषता है आपातकालीन उपबंध, यानी देश में अगर विकट परिस्थिति आ जाती है तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। और मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है। ठीक है, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संविधान, इसको ऊपर से देखना, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, यानी कोई बाहरी देश भारत पे आक्रमण कर देता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। 356 क्या है? इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है। तो 356 कैसे होता है? 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार क्या है? वित्तीय आपात, देश में कोई आर्थिक संकट आ जाए, वित्तीय स्थिति पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति 360 के अनुसार वित्तीय संकट को देखते हुए 360 का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन राष्ट्रपति के अधीन क्या होता है? संचालित होता है। फिर सारी शक्तियां किस में आ जाती हैं? राष्ट्रपति में आ जाती हैं। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे अपन 3 विशेषता और रह गई, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसमें कल लगभग इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।